ओके, सो डिजाइन कैलिस्थेनिक्स बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको अगर आप सॉर्ट ऑफ एक चीट कोड होते हैं या चीट शीट होते हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोड जो है वो एक अच्छा कोड डिजाइन बन जाता है। या इट हेल्प्स यू कि आप बाय चांस गलती से जो है वो एक डेड कोड ना बना दें। सो व्हाट इट डज इज कि इसके कुछ 10 डिफरेंट रूल्स हैं, 10 डिफरेंट वो हैं रूल्स हैं, यस। तो उनको अगर आप फॉलो कर रहे होते हैं या इनको अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कोड में जो डिज़ाइन फ्लॉज आने होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। सो अब हम करेंगे ये कि हम लोग एक एक करके सारे जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे कि एक एक रूल का जो पर्पस क्या होता है और क्यों, मतलब वाई इज इट इम्पोर्टेंस और उससे हम अचीव क्या करते हैं। सो एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक लॉगिन का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो है वो एक यूजर नेम और पासवर्ड आता है। एक सिंपल सी वैलिडेशन है, हम जहाँ वैलिडेट करते हैं कि यूज़र जो है वो क्रेडेंशियल्स जो है उसकी वैलिड हैं कि नहीं है। अगर वो वैलिड होते हैं तो हम होम पेज को रिडायरेक्ट कर देते हैं। और इन अदर केस हम लोग जो है इसको कोई एरर वाला पेज है वापस लॉगिन में रिडायरेक्ट करते हैं और कोई एरर मैसेज भेज देते हैं बैड क्रेडेंशियल्स। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि अगर मुझे जो है वो उसको कोड को समझने के लिए कि हो क्या रहा है, थोड़ा सा जो है मुझे ज़्यादा दिमाग पे जोर देना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि पर्पस का क्या था। एक इफ है और एक एल्स है। तो द अदर वे अराउंड इज कि मैं एक गार्ड क्लॉज बना सकता हूँ। द गार्ड क्लॉज इज कि मैं जितनी भी कंडीशन होती है उसको ऊपर ले जाता हूँ और जो एक्चुअल जो फंक्शन की इंटेंट थी वो नीचे लेकर आ जाता हूँ। इसमें ये होता है मेरे पास कि स्टार्ट होती जाए जो जैसे मैंने उसको इन्वर्स किया कि इफ कंडीशन वैलिड नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न एरर पुट करो, रिडायरेक्ट करो, रिटर्न कर जाओ, होम पेज की तरफ रिडायरेक्ट नहीं करो। और तो जो जीरो इंडेंटेशन है वहाँ पे जो है वो फंक्शन की जो एक्चुअल इंटेंशन थी वो लिखी हुई होती है। तो इट्स ईजियर टू रीड। इसी को हम आगे लेके चलते हैं एग्जांपल पे। लेट्स से कि सेम एग्जांपल थी लेकिन अब हमारे पास एक और फीचर आ गया कि अगर क्रेडेंशियल्स वैलिड हो तो ये चेक करें कि क्या यूजर ब्लॉक तो नहीं हुआ हुआ है। अगर यूजर ब्लॉक हुआ हुआ है तो उसको हम ब्लॉक वाले पेज पे ले जाते हैं। तो यू डू रियलाइज इसको अगर हम होलिस्टिकली इस फंक्शन को देखें तो काफ़ी मुश्किल हो रही है समझने में कि इसका हैप्पी केस क्या था या इसका फंक्शन का पर्पस क्या था। अनदर वे अराउंड इट वुड बी कि हम लोग जो है इसको भी गार्ड क्लॉजेस में तोड़ देते हैं। हम एक कंडीशन एक चेक लगाते हैं क्रेडेंशियल्स के लिए और उसके बाद एक और चेक लगाते हैं इस यूजर ब्लॉक के लिए और फिर हम उसे रिडायरेक्ट करते हैं। तो खुद अगर हम दोनों फंक्शंस को आमने सामने देखें तो एक बहुत इजीली रीडेबल और बहुत उसमें लेस, लेट से कोई नया फीचर ऐड करना हो तो बहुत इजीली ऐड हो जाएगा और कोई चेंजेस करने हो तो लेस प्रोन टू एरर है। और दी अदर हैंड लेफ्ट साइड पे बहुत चांसेस है कि मैं किसी गलत इफ के अंदर या गलत एल्स के अंदर चेक लगा दूं या कोई इफ लगा दूं उसका एल्स एग्जिस्ट ना करता हो और वो कोई डिफरेंट कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ जाए। ओके, सो ये पहले दो रूल्स से हमने अप्लाई किए। हमने जो बेसिकली कहा कि ओनली वन लेवल ऑफ इंडेंटेशन, विच मीन्स कि हमने जो है वो सॉरी हमने वो मेक श्योर किया कि इफ के अंदर एक और इफ ना हो या इफ के अंदर एक और या फॉर के अंदर एक और फॉर ना हो या मतलब बेसिकली एक इंडेंटेशन फंक्शन के अंदर एक और इंडेंटेशन वाला फंक्शन नहीं होना चाहिए। वाइल के अंदर फॉर नहीं होना चाहिए, फॉर के अंदर फॉर नहीं होना चाहिए। एंड द अदर जो डिजाइन कैलिस्थेनिक्स का रूल था विच इज एल्स कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो हमने बेसिकली ये किया कि जो एल्स कीवर्ड थे वो हमने हटा दिए। तो कोई अननेसेसरी एल्स की जरूरत नहीं होती है। अगर सिर्फ एक इफ और एक एल्स की जरूरत है तो वो उसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि हम जैसे इवन इन दिस केस हम उस वाली कंडीशन को ऊपर लेकर आ जाएं और रिटर्न करा दें और फिर नीचे आ जाएं जो एक्चुअल इंटेंट की फंक्शन की वो यहाँ पे ले जाएं। तो अगर हम लोग सिर्फ ये दो रूल्स फॉलो करते हैं कि हम वन लेवल में इंडेंटेशन रखते हैं और हम एल्स कीवर्ड्स हटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कोड इस तरह दिखना शुरू हो जाता है विच इज मच मोर easier टू रीड। एंड when it is easier to read तो of course just में एक तो easier to of course modify होगा और less prone to errors होंगे। बेसिकली ये था कि अगर हम लोग इफ नेस्टेड इफ या नेस्ट या एल्स जितना अवॉइड ना करें तो कोड हमारा एट टाइम ऐसा हो जाता है। और इसके अंदर टू अंडरस्टैंड कि किस सिचुएशन में ये स्टार वेब सर्वर चलता है, किस सिचुएशन में ये चलता है और किस में क्या एरर आते हैं, तो यू रियलाइज कि कितना ये प्रोन टू एरर है। उसी कंडीशन को हम आगे लेके चलते हैं। और लेट्स से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि हम पासवर्ड के ऊपर जो है वो दो वेरिफिकेशन लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी लेंथ जो है लेस देन 4 ना हो। अगर 4 है तो हम लोग एक्सेप्शन फेंक देंगे और उसका एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए जिससे रिजेक्ट वो कंफर्म करती है कि एक अल्फ़ाबेट था उसके क्या नहीं था। अगर नहीं होता तो हम उस पर एक्सेप्शन फेंक देते हैं। सो
द प्रॉब्लम ओवर हियर इज के ये फंक्शन जो लॉगिन है ये बहुत सारे वो चीज़ें कर रहा है जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लाइक उसका काम नहीं होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि पासवर्ड जो है वो किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो द आइडिया इज कि हम पासवर्ड हमें अंदाज़ा हो रहा है एट दिस पॉइंट कि उसके अंदर मोर देन वन बिहेवियर्स हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम पासवर्ड को जो विच इज़ अ वेरिएबल उसको हम एक क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है विच इज़ स्ट्रिंग पासवर्ड इटसेल्फ। एंड देन हम ये करते हैं कि वो वेरिफिकेशन जो हमें पासवर्ड की यहाँ पे चाहिए थी हम पासवर्ड की वेरिफिकेशन यहाँ पे ले आते हैं बिकॉज ये जो बिहेवियर से ये पासवर्ड से रिलेटेड थे तो ये मेक सेंस करते हैं कि ये पासवर्ड की क्लास के अंदर ही हो। तो अगर यहाँ से पासवर्ड एक इनिशियलाइज होता है तो वो पासवर्ड होगा जो सारे ये बिहेवियर जो जहाँ पे चाहिए थे उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगे। इन केस कोई इशू था तो ये पासवर्ड की क्लास नहीं बनेगी। और अब हमारा लॉगिन जो है वो इस तरह दिखता है। तो अगर हम लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करें तो इट जस्ट क्रिएट्स अ पासवर्ड और पासवर्ड आके पास कर देता है विदाउट अस नोइंग के जो है कि पासवर्ड के अंदर ये सारी चेंजेस आ सकती थी। इसकी सबसे एक और सी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कल को लेट्स से कहीं पासवर्ड के अंदर एक और चीज़ चेंज आती है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि इनवैलिड लेंथ जो लेस देन 4 नहीं है लेस देन 5 है। तो हमने जिस जिस फंक्शन में जहाँ जहाँ हमने चेंजेस किया होगा लेस देन 4 लिखा होगा उसको हमें जाके लेस देन 5 करना पड़ेगा। हाउएवर इन दिस केस सिनेरियो क्योंकि वो क्लास के अंदर ही एक जगह लिखा हुआ है हम एक जगह चेंज करेंगे और वो हर जगह पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कोर्समैन होती है विच इज़ कॉल्ड शॉटगन सर्जरी कि हमें एक चेंज जो होता है वो मल्टीपल जगह पे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा होता है। तो हम डिज़ाइन का लेसन में ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ओवर ऑलमोस्ट हर अगला जो डिज़ाइन रूल है वो डिफरेंट कोर्स में उसको सॉल्व करता है और मोस्टली शॉटगन सर्जरी को तकरीबन सारी जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। इस स्लाइड पे एक छोटा सा टाइपो है, पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड किया हुआ हमने और फिर बेसिकली स्ट्रिंग को वेरिएबल नेम चेंज करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड grep all primitives and strings। तो बेसिकली हमने ये किया था कि जो स्ट्रिंग का जो वो था वेरिएबल था उसको हमने रैप कर लिया क्लास के अंदर और जो उसके बिहेवियर से पासवर्ड थे वो हम फिर उस क्लास के अंदर लेके चले गए। इसका सिमिलर चीज होती है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास कलेक्शंस। फर्स्ट क्लास कलेक्शंस मींस के लेट्स से अगर मेरे पास यूजर्स थे यूजर्स की लिस्ट थी तो रेदर देन कि मैं जगह जगह एरे लिस्ट यूजर्स बनाऊं या मैं एरे ऑफ यूजर्स बनाऊं या एरे ऑफ एम्प्लॉइज व्हाटएवर द आइडिया इज कि आप जो उसको इनकैप्सुलेट कर लेते हैं क्लास के अंदर और फिर जो है जो फंक्शंस उसके होते हैं उसके रेलेवेंट रिलेटेड उस क्लास के अंदर मूव कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज होती है दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है कि या तो सिंगल वेरिएबल को इनकैप्सुलेट कर दें या एक एरे लिस्ट को किसी कलेक्शन को इनकैप्सुलेट कर दें। सो अब हम यहाँ पर आ गए। अब हमारा कोड कुछ इस तरह दिखता है। हम लोग चेक करते हैं स्टार्टिंग में कि क्रेडेंशियल्स वैलिड है कि नहीं है और फिर चेक करते हैं कि यूजर ब्लॉक्ड है कि नहीं है और फिर हम आते हैं इसके एक्चुअल पर्पस के ऊपर। तो एकदम से अगर इस पर हम गौर से देखें इस फंक्शन को तो रियलाइज की स्टिल अच्छी खासी काम एक साथ कर रहा होता है और एक थोड़ा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड कि लॉगिन फंक्शन का पर्पस क्या था। एंड वी कैन इमेजिन अगर ये फंक्शन बड़ा और बड़ा हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट वी डू इज कि हम इस फंक्शन को छोटा करते हैं। हम उसमें से जो उसकी फंक्शन है उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि जो इफ इज वैलिड क्रेडेंशियल्स है इसको मैंने एक फंक्शन में एक्सट्रैक्ट आउट किया विच आई कॉल गार्ड अगेंस्ट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स जो कि एक्सेप्शन फेच देगा अगर जो है वो क्रेडेंशियल्स वैलिड नहीं हो और फिर मैं यहाँ पे उसको एक सिंगल लाइन से रिप्लेस करता हूँ। एंड देन अगेन आई डू इट द सेम फॉर इज यूजर ब्लॉक गार्ड अगेंस्ट ब्लॉक यूजर। तो ये बहुत क्लियरली बताते हैं कि गार्ड अगेंस्ट मींस के इट कैन थ्रो इन एक्सेप्शन और सारे गार्ड्स के बाद एक्चुअल जो पर्पस है कोड का वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो पांच एक दो तीन या एक दो तीन चार पांच लाइन का फंक्शन था वो अब 3 लाइन में आ गया विच इज मोर इजी टू रीड। तो उसकी इंटेंट बहुत क्लियर हो गई है। तो इसको हम कहते हैं कि की वॉल एंटिटी स्मॉल। द आइडिया इज कि कभी भी जो है वो कोई क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए कोई फंक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और अगर कोई पैरामीटर है किसी मतलब किसी फंक्शन के पैरामीटर्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आइडियली हम आइडियल जो मैट्रिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि हम 5 लाइंस पर मेथड रखते हैं एंड 50 लाइंस पर क्लास रखते हैं। लंबाई कंटिन्यू करना है आपने। श्योर। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो यूज़र ब्लॉक वाला फंक्शन था वो पहले यूज़र निकालता है बेस्ड ऑन यूज़र नेम और फिर ये चेक करता है कि अगर यूज़र की प्रोफाइल का स्टेटस
इक्वल टू 4 तो फिर दिस यूज़र इज़ ब्लॉक्ड और फिर जो एक्सेप्शन थ्रो करनी थी। उसमें मसला ये है कि हम यहाँ से यूज़र से उसकी प्रोफाइल एक्सेस कर रहे हैं, प्रोफाइल से उसका स्टेटस एक्सेस कर रहे हैं, और इस चेन के अंदर अगर कोई एक भी चीज़ चेंज होती है, जैसे प्रोफाइल के अंदर स्टेटस की टाइप चेंज हो जाती है, हाउ वी डिफाइन या स्टोर स्टेटस चेंजेस, तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल पीछे तक प्रोपोगेट होगा ऑल द वे जहाँ तक ये मेथड डिफाइंड है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस यूज़र ब्लॉक के अंदर यूज़र के अंदर एक मेथड बना दिया इस ब्लॉक, और अब इस ब्लॉक के अंदर सारी डिटेल्स हाइड हो गई जो पहले चेनिंग हुई हुई थी प्रोफाइल डॉट स्टेटस, अब ये सब कुछ यूज़र के अंदर चला गया। तो अब अगर प्रोफाइल के अंदर हाउ स्टेटस इज स्टोर्ड चेंज होता है तो हमें ऑल द वे बैक यहाँ पे इस यूज़र ब्लॉक का फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन इम्पैक्ट नहीं होगा। इस रूल को कहते हैं लॉ ऑफ डिमीटर या वन डॉट पर लाइन, के हम डॉट के आगे डॉट 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 ना लगा रहे हो, आप सिर्फ अपने डायरेक्ट नेबर्स को एक्सेस कर रहे हो, अपने नेबर के नेबर को एक्सेस ना कर रहे हो, जिसका मतलब है हम अपने नेबर की इंटरनल डिटेल्स को एक्सेस कर रहे हैं। ये अगेन शॉटगन सर्जरी इसको प्रिवेंट करता है कि चेंज कहीं पे हुआ और वो फिर चेंज प्रोपोगेट अपस्ट्रीम होते होते बहुत सारी क्लासेस में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसी सेम एग्जांपल में एक और प्रॉब्लम भी थी कि बिफोर आई सेड के प्रोफाइल डॉट स्टेटस आप लोगों को हो सकता है खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना लगाओ कि व्हाट पीएफ स्टैंड्स फॉर और व्हाट स्टेटस स्टैंड्स फॉर। स्टैट क्या कोई और स्टैट है या इट्स स्टेटस, तो इसको भी हमें प्रेफर ये करना चाहिए कि हम अब्रीविएशंस ना करें और वर्ड्स को उनके फुल फॉर्म में लिखें कि इट्स ईजियर टू रीड। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया एज प्रोफाइल डॉट स्टेटस, और 4 को भी फ्रॉम अ मैजिक नंबर हमने रिप्लेस कर दिया विद अ मीनिंगफुल नेम के ब्लॉक्ड, और इस ब्लॉक को कहीं पे डिफाइन किया हुआ होगा कि ब्लॉक्ड इज 4। तो दिस इज द 7th रूल कैलिस्थेनिक्स का कि वी शुड नॉट अब्रीविएट। अब इस यूज़र की क्लास को एक्सप्लोर करते हैं। यूज़र की क्लास के अंदर यूज़र नेम भी है, पासवर्ड भी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड अ बंच ऑफ अदर वेरिएबल्स। तो दिस क्लास हैज़ मैनी रीजंस टू चेंज। अगर हमें क्रेडेंशियल्स किस तरीके से वैलिडेट करने ये चेंज करना होगा तब भी इसी क्लास यूज़र की क्लास में चेंज होगा। अगर एड्रेस से रिलेटेड कोई चेंज होगा तब भी इसी क्लास में चेंज होगा। अगर हमें इसका निक नेम ऐड करना है तो वो भी इसी क्लास में हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं हमें, मे बी दीज आर कोहेसिव पार्ट्स, लेकिन ऑल द 3 ब्लॉक्स टुगेदर, ये 3 ब्लॉक्स जो हैं दे आर नॉट कलेक्टिवली कोहेसिव। तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि इसको इन ब्लॉक्स को और ब्रेक कर सकते हैं कि हमने क्रेडेंशियल्स के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर कर दिया और प्रोफाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर ये बाकी सारी चीज़ें मूव कर दी इन द फॉर्म ऑफ नेम एंड एड्रेस, और फिर नेम के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और सिमिलरली एड्रेस के अंदर हम एड्रेस की फील्ड्स मूव कर सकते हैं। अब अगर हमें एड्रेस के अंदर कोई चेंज करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ सेव करनी है या एनी चेंज टू दीज वेरिएबल्स या द बिहेवियर्स ऑन दीज वेरिएबल्स, तो हमें सिर्फ एड्रेस के अंदर जाके चेंज करना होगा। सिमिलरली हम पासवर्ड यूज़र नेम को कैसे प्रोसेस करते हैं, अगर ये चेंज करना होगा तो अब हमें सिर्फ क्रेडेंशियल्स में जाके चेंज करना होगा। एवरी क्लास विल नाउ हैव वन रीज़न टू चेंज, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस रूल को कहते हैं कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए कैलिस्थेनिक्स में एक रूल है कि नो क्लास शुड हैव मोर देन 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन जस्ट बाय फॉलोइंग दिस रूल हम बहुत सारी कोहेजन बाय डिफ़ॉल्ट अचीव कर लेंगे। हमारी क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट कोहेसिव होंगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास यूज़र की प्रोफाइल है, उसके अंदर हमने ब्लॉक स्टेटस रखा था और उस ब्लॉक स्टेटस के अगेंस्ट एक गेटर रखा है टू गेट द ब्लॉक स्टेटस और एक सेटर रखा है टू चेंज द ब्लॉक स्टेटस, और अज्यूम करते हैं कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कोड हमें यूज़र का ब्लॉक स्टेटस चेंज करना पड़ता है, और जहाँ पे चेंज करना पड़ता है वहाँ पे हमें वी हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस कि अगर ब्लॉक स्टेटस परमानेंटली ब्लॉक है तो अब ये यूज़र अनब्लॉक नहीं हो सकता, तो हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ती है, और अगर टेम्परेरीली ब्लॉक्ड है तो हम उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। अब इस कोड में प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमें एट डिफरेंट पार्ट्स
in different parts of our system ये same operation करना पड़ेगा, तो this bit of code will be repeating everywhere. और कल अगर कोई रूल चेंज होता है कि टेम्पररी ब्लॉक यूजर्स भी इस टाइम के बाद अनब्लॉक नहीं हो सकते, उनको ऑटोमेटिकली ब्लॉक होना चाहिए, तो वो ये रूल्स would have to be changed in many different places. इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग एन इंटरनल डिटेल ऑफ प्रोफाइल ब्लॉक स्टेटस, हम ये गेटर सेटर्स रिमूव कर दें और एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे अनब्लॉक का. अनब्लॉक का फंक्शन ये करता है कि चेक कर लिया ब्लॉक स्टेटस, अगर परमानेंट ब्लॉक है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो, वरना फिर ब्लॉक स्टेटस को अनब्लॉक कर दो. अब जहाँ जहाँ पे भी यूज़ कर रहे होंगे उनको ब्लॉक स्टेटस कैसे चेंज करना है या व्हाट आर द रूल्स, इस चीज़ से दे डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट. ऑल दे हैव टू डू इज कॉल प्रोफाइल डॉट अनब्लॉक, और जितने भी रूल चेंजेस होंगे दे विल जस्ट नीड टू हैपन हियर. इसके लिए कैलिस्थेनिक्स में रूल होता है कि हमें गेटर्स और सेटर्स अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली इस तरह से कि हम किसी और क्लास की स्टेट गेट करें और फिर उसी क्लास की स्टेट को सेट करें. अगर सिर्फ गेट कर रहे हैं और सेट नहीं कर रहे तो मे बी दैट्स अ वैलिड यूज़ केस, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गेट करें और फिर सेट भी कर रहे हैं उसके बाद. इसको टेल डोंट आस्क भी कहता हूँ. The 10th and final rule के object calisthenics ये कहता है कि every class must have both state and behavior. अगर किसी क्लास के अंदर सिर्फ स्टेट है तो उसको अनीमिक मॉडल कहते हैं, जिसके अंदर बिहेवियर्स नहीं है और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या इंस्टेंस वेरिएबल्स पड़े हैं. और अगर किसी क्लास में सिर्फ बिहेवियर पड़ा है तो दैट इज़ ऑल्सो कोड स्मेल के इट नीड्स variables that are somewhere else, तो उसे हमेशा कहीं और पे जाना पड़ेगा to get the data that it needs to operate on. तो every class must have both behaviors मतलब के functions and कुछ variables जिसके ऊपर वो operate करता हो. Exceptions होंगे again maybe at the edges of the system जैसे DTOs होता हैं, लेकिन for your domain models या जहाँ पे सारी business logic है it's important कि दोनों चीज़ें साथ हो. अगर नहीं होगी तो there are a number of code smells that can happen. एक बार recap कर लेते हैं of all the 10 rules. पहला rule ये था कि only one level of indentation permitted. Second rule, else keyword we have to avoid. Third rule, सारे primitives को हमें wrap करना चाहिए in their own classes के जो भी उन primitives पे operations हो they are attracted into that class. सेम थिंग फॉर कलेक्शंस, अगर कोई भी एरे लिस्ट एरे सेट हम ऐप डिक्लेयर कर रहे हैं तो दैट शुड बी इन इट्स ओन क्लास, और फिर वो भी बिहेवियर्स को अट्रैक्ट करेगा खुद ही. लॉ ऑफ डिमीटर या 1 डॉट पर लाइन अब्रीविएशंस अवॉइड करना है. ऑल एंटिटीज शुड बी केप्ट स्मॉल, मेथड्स लेस देन 5 लाइन्स, क्लासेस लेस देन 50 लाइन्स, नो क्लासेस विद मोर देन 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स टू कीप क्लासेस कोहेसिव. Getters and setters avoid करना है या tell don't ask in other words, and we must ensure that all classes have both state and behavior. अब हम काटा करने जा रहे हैं. Some tips before we start. एक तो let's double check before refactoring any code. अच्छा, हम जिस कोड पे काम करेंगे हमने अभी जो कैलिस्थेनिक्स के रूल सीखे उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे. So before we apply those rules or before we refactor, let's make sure that bit of code that we're changing is covered by tests. और फिर उसको change करें, अगर नहीं है covered by tests so we write tests first. And we try to use safe refactoring as much as possible जो हमें IDE provide करती है. अभी जब हम काटा अटेम्प्ट करेंगे तो इट विल बी इन पेयर प्रोग्रामिंग फॉर्मेशन. इसका मतलब है कि a few people will be acting as navigators और एक बंदा that will be coding on the keyboard उसे हम driver कहेंगे. तो navigators are supposed to give intent के change करना क्या है and what to do next, और driver उन changes को actually implement कर रहा होगा. तो all of us will be coding together. 7 या 8 लोग हैं तो एक ही big group में कर लेते हैं. Out of the big group, one person will be on the keyboard जो screen share कर रहा होगा, और the rest of us would be giving instructions के करना क्या.
and then every 10-15 minutes हम लोग rotate कर लेंगे driver को कि everyone gets a chance to be on the keyboard and everyone gets a chance to navigate. The rule that we follow here is कि जो driver होता है he or she cannot do something on their own. वो driver वही चीज़ें करेगा जो उनको navigator बता रहे होंगे. So for any idea to go from the navigator's head into the computer, it must go through the driver's hands. Okay, everyone learns together and everyone is on the same page कि हम क्या implement करें. Everyone has a collective knowledge of whatever change we're making.